जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 20 मई 2026 और 20 मई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको गौर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश में युवा संगम के छठे संस्करण का उद्घाटन किया गया। कहाँ? ए अमरावती विश्वविद्यालय, बी IIT तिरुपति येरुपेडू, सी श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, डी चंद्रागिरी किला। तो इसका सही आंसर है IIT तिरुपति येरुपेडू। हाल ही में युवा संगम कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम का मुख्य उपदेश पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा, इस कार्यक्रम का मुख्य उपदेश है सांस्कृतिक आदान प्रदान और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। हाँ, इस कार्यक्रम का युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और यह कार्यक्रम कब तक चलेगा? यह कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, प्रतिभागी आंध्र प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और विकास परियोजना को समझ सकेंगे। हाँ, याद रखिएगा 21 मई को सतीश धवन स्पेस सेंटर में रॉकेट प्रशिक्षण के प्रत्यक्षदर्शी भी बनेंगे ये प्रतिभागी। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की राजधानी हनोई की यात्रा पर पहुंचे? ए जापान, बी वियतनाम, सी थाईलैंड, डी मलेशिया। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है वियतनाम। राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की 2 देशों की यात्रा पर हैं और वियतनाम की जो राजधानी है वह हनोई है। वियतनाम के रक्षा मंत्री का नाम है जनरल फान वेन गेन। यात्रा का मुख्य उद्देश्य है सामरिक और रक्षा सहयोग को मजबूत करना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बढ़ाने में विशेष ध्यान देना। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री का नाम मैंने पहले ही बता दिया है, इनका नाम है दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री का हांग ग्यू बेक। और वियतनाम के पूर्व राष्ट्रपति हो ची मिंह की 136वीं जयंती मनाई गई 19 मई को। इसी कार्यक्रम में शामिल हुए थे हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब बात आई है वियतनाम की, तो वियतनाम को आप मैप में देख सकते हैं। वियतनाम जो है लोकेट करता है यहाँ पर, दक्षिण एशियाई देश है, यह है वियतनाम। ठीक, अगर वियतनाम की बात करें तो वियतनाम चीन के साथ अपनी सीमा बनाता है। चीन देख सकते हो आप, ये चाइना का एरिया है पूरा। ठीक, और साथ ही साथ इसकी राजधानी जो है हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई है। यहाँ की मुद्रा की अगर बात करें तो यहाँ पर वियतनामी डोंग नामक मुद्रा चलती है। यहाँ के राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति है तो लाम, यहाँ के राष्ट्रपति है तो लाम। और यहाँ के प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो ले मिंग हंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा समर्पित मिशन 300 पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ए अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को इंटरनेट सुविधा प्रदान करना, बी अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को वर्ष 2030 तक बिजली से जोड़ना, सी 300 मिलियन लोगों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना, डी 300 मिलियन लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, अफ्रीका में 300 लोगों को वर्ष 2030 तक बिजली से जोड़ना। द रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना 1913 में अमेरिका में की गई थी। अब फाउंडेशन ने 2025 में 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता राशि प्रदान की है
और मिशन 300 का लक्ष्य है कि 2030 तक अफ्रीका के 300 मिलियन लोगों को बिजली की सुविधा देना। स्वच्छ खाना बनाने की पारंपरिक ईंधन जैसे बायोगैस और चारकोल पर निर्भरता कम करने से जुड़ी हुई है। फाउंडेशन ने 2025 में विश्व स्तर पर लगभग 731 मिलियन लोगों तक यह पहुंच करने का दावा किया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 17 मई 2026 को लॉन्च किए गए नेशनल एआई डॉक्टर्स मिशन अर्थात NAIDM का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, भारत में नई मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करना। बी, डॉक्टरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और डिजिटल स्वास्थ्य उपकरणों का प्रशिक्षण देना। सी, सभी अस्पतालों का निजीकरण करना। डी, केवल रोबोटिक सर्जरी को बढ़ावा देना। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है बी, डॉक्टरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और डिजिटल स्वास्थ्य उपकरणों का प्रशिक्षण देना। NAIDM का शुभारंभ 17 मई 2026 को नई दिल्ली में किया गया। और नई दिल्ली में भी कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में हेल्थ AI कॉन 2026 में इसका पहल शुरुआत की गई। और यह पहले मेडिकल डायलांस और नेशनल मेडिकल फोरम के सहयोग से विकसित की गई है। मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है AI, क्लिनिकल प्रैक्टिस और डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल सरकार ने राज्य सरकारी नौकरियों के लिए ग्रुप C और ग्रुप D पदों की अधिकतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की है? A 41 वर्ष, B 42 वर्ष, C 44 वर्ष, D 45 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वह है 45 वर्ष। पश्चिम बंगाल ने 11 मई 2026 से सरकारी नौकरी की ऊपरी सीमा बढ़ा दी गई है। ग्रुप A के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 41 वर्ष कर दी गई और ग्रुप B के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 44 वर्ष कर दी गई है। इस प्रकार ग्रुप और C और D के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष कर दी गई है। यह संशोधन पश्चिम बंगाल सेवा आयु सीमा निर्धारित नियम 1981 के तहत किया गया है। अब कुछ पश्चिम बंगाल की और योजना देख लेते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू किया है। कौन सी योजना? अन्नपूर्णा भंडार योजना। इसका मुख्य कब से शुरू किया गया है? तो 11 मई 2026 से शुरू की गई है यह योजना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पूछा जाता है तो याद रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को प्रतिवर्ष 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। एक और योजना है बंगलार युवा साथी योजना। ये 7 मार्च 2026 से शुरू की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं को 1,500 रुपये प्रति माह मासिक सहायता देना। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना 18 मई 2026 को घोषित की गई है बंगाल सरकार के द्वारा। वहीं 7वां वेतन आयोग लागू करने की पहल 18 मई 2026 को कर दी गई है, जिसका उद्देश्य है राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्ते में वृद्धि हो जाए। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रश्न है, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अनुपालन कमी और विनिमय पहल के तहत सभी 51 प्राथमिकता सुधार क्षेत्रों को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? ए असम, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का। इसका सही आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा के चरण 1 और चरण 2 के सभी 51 सुधार क्षेत्रों को पूरा किया है। राज्य ने ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस मूल्यांकन में 94% अंक प्राप्त किए हैं और लगभग 35,140 करोड़ के संभावित निवेश हेतु 394 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम का डिजिटलीकरण निवेश प्रक्रिया को आसान कर दिया है। कम जोखिम वाले व्यवसाय भी स्वचालित अनुमोदन व्यवस्था लागू की गई है। तो इस प्रकार से सभी योजनाओं पर खरा उतरा है त्रिपुरा। चलिए बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है डॉक्टर मणिक साहा। त्रिपुरा के राज्यपाल हैं श्री इंद्रसेन रेड्डी नल्लू और त्रिपुरा में बंगाली और कोकबोराक भाषा बोली जाती है।
मैप में आप त्रिपुरा को देख सकते हैं। दक्षिण में बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है, ये पूरा बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहीं पर मिजोरम है, पूर्व में मिजोरम, और उत्तर पूर्व में असम से अपनी सीमा बनाने वाला राज्य है त्रिपुरा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विदेश मंत्री जयशंकर ने शून्य से अनंत तक गणित में भारतीय सभ्यता का योगदान प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? ए लंदन, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी टोक्यो। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का ये। तो इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। यह प्रदर्शनी यूनाइटेड नेशन मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी का शीर्षक था फ्रॉम शून्य टू अनंत। फ्रॉम शून्य टू अनंत इस प्रदर्शनी का शीर्षक था। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी में शून्य और अनंत जैसी गणितीय अवधारणा को प्रदर्शित किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय सभ्यता के गणितीय योगदान को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना। तो यह आयोजन न्यूयॉर्क सिटी में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है, चलिए तो हो गया है, हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर प्रसाद जी, न्यूयॉर्क सिटी में इसका आयोजन किया गया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आईएमपी लगा दीजिए आप। कामी रीता शेरपा किस देश से संबंधित है जिन्होंने 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ए भारत, बी नेपाल, सी भूटान और डी है चीन। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसका आंसर दीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है नेपाल। कामी रीता शेरपा नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, ये पूरे 32 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है और 1994 से लगातार एवरेस्ट अभियानों में गाइड के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, कामी रीता शेरपा। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में गांधीनगर गुजरात में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ए 8 पदक, बी 10 पदक, सी 12 पदक, डी 15 पदक। तो इसका सही जो आंसर है 10 पदक। भारत ने गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में कुल मिलाकर के 10 पदक जीते हैं, 1 रजत है, 9 कांस्य पदक जीते हैं। और इस प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। रजत पदक उन्होंने 52 किलोग्राम स्नेच प्रतियोगिता में जीता है और कांस्य पदक कुल वजन ओवरऑल टोटल में जीता है। और कोमल कोहर ने 2 कांस्य पदक जीते हैं, ये 48 किलोग्राम में क्लीन एंड जंक में और कुल वजन ओवरऑल टोटल में। वहीं अजीत नारायण ने 2 कांस्य पदक जीता है, 41 वर्ग किलोग्राम में और 2 कांस्य पदक जीते हैं। वहीं पर हरजीत कौर ने 1 कांस्य पदक और संजना ने 3 कांस्य पदक जीते हैं। हरजीत कौर की जो कैटेगरी है वो 69 किलोग्राम स्नेच है, वहीं संजना की जो कैटेगरी है वो महिला वर्ग में 77 किलोग्राम में है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीयू के रूप में किसे कार्यभार ग्रहण किया है? ये आधार से संबंधित है, ठीक है। ए राजीव कुमार, बी सौरभ विजय, सी अमित अग्रवाल, डी अनुराग शर्मा। इसका सही आंसर है सौरभ विजय। सौरभ विजय को UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO नियुक्त किया है और ये महाराष्ट्र से आते हैं। 1998 के IAS अधिकारी हैं। इन्होंने केंद्र और राज्य में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है। इन्हें राष्ट्रपति सचिवालय में निदेशक और विश्व बैंक में सलाहकार के रूप में भी लिया गया है। आपको बता दें कि UIDA भारत सरकार के आधार से संबंधित कार्य करता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, अभी जो
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार से संबंधित जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सौरभ विजय को इनका सीईओ बनाया है। वहीं पर भूमि संसाधन विभाग में सचिव का पदभार ग्रहण किया है नरेंद्र भूषण जी, जो यूपी से आते हैं। वहीं पर नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है आईएएस निधि छिब्बर को, छत्तीसगढ़ से आती हैं। वहीं पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव के रूप में मनीष भारद्वाज को नियुक्त किया गया है। और केंद्रीय मंत्रालय में सचिव के रूप में हाल ही में चंचल कुमार को नामित किया गया है। वहीं रक्षा उत्पाद विभाग में संयुक्त सचिव बने हैं विजय नाम देवराज जादे। उसी प्रकार संयुक्त सचिव इसी विभाग में बने हैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में बने हैं डी सेंथिल पांडे, जो कि 2002 के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं पंचायत राज मंत्रालय बिहार कैडर के हैं पलका साहनी, इन्हें पंचायत राज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है, नाम है पलका साहनी। उसी प्रकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में आईएनएस आस्तिक कुमार पांडे को निदेशक नियुक्त किया है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग में आईएनएस तपस्या राघव को डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया है उच्च शिक्षा विभाग में। तो कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉफी ऑफ नागालैंड मिशन की शुरुआत किसने की? ए अमित शाह और नीतीश कुमार, बी ज्योतिरादित्य सिंधिया और नेफ्यू रियो, सी नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी, डी राजनाथ सिंह और भगवंत मान। तो इसका सही आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया और नेफ्यू रियो। कॉफी ऑफ नागालैंड मिशन, इसका शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से ज्योतिरादित्य सिंधिया और नेफ्यू रियो ने किया। यह एक क्लस्टर परियोजना है जिसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ावा देना और कॉफ़ी के उत्पादन को बढ़ावा देना और नागालैंड को कॉफ़ी का हब बनाना। इस कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया है नागालैंड का कि 2047 अर्थात 2047 तक कॉफ़ी खेती को 50,000 हेक्टेयर तक विस्तारित करना। अब बात आई है नागालैंड की। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड के राज्यपाल हैं नंद किशोर यादव। नागालैंड की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी और नागालैंड का राजकीय पशु है मिथुन और नागालैंड का राजकीय पक्षी है ब्लिथ ट्रेपोगेन और नागालैंड की राजकीय जली जीव है चॉकलेट महासीर और यहाँ का एक विश्व हेरिटेज विलेज है कोहिमा। नागा का नागा हेरिटेज विलेज है और नागालैंड अपने अद्वितीय हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा नागालैंड की सीमा मणिपुर दक्षिण में आप देख सकते हैं मणिपुर के साथ, म्यांमार में आप देख सकते हैं उत्तर पूर्व में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाता है। वहीं आंध्र प्रदेश उत्तर पूर्व में आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और असम अब उत्तर पश्चिम में असम अपने राज्य के साथ सीमा बनाता है नागालैंड। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 2026 की मेजबानी किस मंत्रालय द्वारा गांधीनगर में की गई? ए गृह मंत्रालय, बी विधि और न्याय मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है विधि एवं न्याय मंत्रालय ने हाल ही में ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 2026 में गांधीनगर में 2 दिवसीय एसओएम बैठक की मेजबानी की है, जिसमें वैकल्पिक विवाद समाधान और न्याय सुधार पर चर्चा की गई। ब्रिक्स सदस्य की बात करें तो इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसमें शामिल है। पहले जब स्थापना की गई थी तो ब्रिक्स ऐसा नहीं था। इसमें 2006 में न्यूयॉर्क में औपचारिक रूप से गठन किया गया और इसका पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में आयोजित हुआ। सदस्य देश की अगर बात करें तो वर्तमान में ब्राजील, रूस, भारत, चीन थे। दिसंबर 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ और यह ब्रिक्स बन गया। 1 जनवरी 2026 में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इसके पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया। मुख्यालय की बात करें तो इसका कोई निश्चित मुख्यालय तो नहीं है, लेकिन इसका वित्तीय केंद्र न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई चीन में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसका तो मैंने बता दिया शायद।
अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थापित की जा रही है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। सही आंसर है हिंद महासागर। भारत की सबसे गहरी समुद्री अनुसंधान प्रयोगशाला हिंद महासागर में स्थापित की जा रही है और यह महासागर के अंदर 6000 मीटर की गहराई पर अर्थात 6 किलोमीटर गहराई के अंदर बनाई जाएगी। इस समुद्री अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है समुद्री अनुसंधान संसाधनों और जलवायु अध्ययन को बढ़ावा देना। 2047 तक 6000 मीटर की गहराई में अंडर वाटर रिजर्व सेंटर बनाया जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, हाल ही में इबोला वायरस का बहुत अधिक प्रकोप किस देश में दर्ज किया गया? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ए भारत, बी ब्राज़ील, सी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इबोला प्रकोप मुख्य रूप से कांगो में फैल रहा है और इसके इटूरी और उत्तरी किमू प्रांत में फैला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया है और यह सार्वजनिक आपातकाल घोषित कर दिया गया है। इस प्रकोप में इबोला वायरस का बुंडी बुनियो स्ट्रेन शामिल है। एक वायरस का नाम है बुंडी बुनियो स्ट्रेन। याद रखिएगा पड़ोसी देश उगांडा में भी एक मौत और संदिग्ध मामला सामने आया है, तो यह धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको देखते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें अमेरिका अफ्रीका CDC के अनुसार 390 से अधिक संदिग्ध मामले इसमें सामने आए हैं। कांगो में इबोला उपचार केंद्र स्थापित करने की योजना भी बनाई जा रही है। बात करते हैं इबोला वायरस की, तो याद रखिएगा इबोला वायरस का जो कारण है वह है इबोलो वायरस जो फिलोवेरिडा परिवार से आता है। इबोला वायरस मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के रक्त, पसीने, लार और शारीरिक द्रव के सीधे संपर्क में फैल जाता है। वायरस मुख्य जो कारण है वह जंगली जानवरों विशेषकर फल खाने वाले चमगादड़ों और बंदरों के संपर्क में आने वाले मनुष्य पर फैल रहा है। इबोला संक्रमण जो है संक्रमित शव को छूने से भी फैल जाता है। इबोला वायरस में तेज बुखार होता है, कमजोरी, उल्टी, दस्त और आंतरिक रक्तस्राव जैसे गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं। यह अत्यधिक घातक वायरस है और मृत्यु दर इसकी 50% से अधिक रही है। इबोला वायरस का पहला प्रकोप 1976 में अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और सूडान में दर्ज किया गया था। 1976 में यह फिर से शुरू हुआ है और इबोला का जो नाम है इबोला रिवर के नाम से रखा गया है, जहां से इनके शुरुआती लक्षण दिखे गए थे। इबोला की पहचान के लिए संक्रमित व्यक्तियों को अलग रखना, सुरक्षात्मक उपकरण पहनाना और स्वच्छता बनाए रखना इसका महत्वपूर्ण है। इबोला वायरस की रोकथाम के लिए विकसित है इरवेबो वैक्सीन अफ्रीकी देशों में प्रकोप नियंत्रण में प्रभावी साबित हुई है। इरवेबो, ठीक है। तो इबोला वायरस के बारे में था, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन वर्तमान में जो चर्चा में रहता है वही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिएगा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? ए हाजीपुर बिहार, बी सोनीपत हरियाणा, सी तंजावुर तमिलनाडु, डी पुणे महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है हाजीपुर बिहार। यह देश का तीसरा NIFTM है अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट संस्थान है। ये तीसरा है। इसकी स्थापना हाल ही में बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में स्थापित की जा रही है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है फूड प्रोसेसिंग, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना, फूड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना। इससे पहले इस प्रकार का कुंडली सह सोनीपत हरियाणा में स्थापित किया गया था 2012 में और तंजावुर में तमिलनाडु में भी इसी प्रकार का केंद्र स्थापित है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा भारत में फूड प्रोसेसिंग और इंटरप्रेन्योरशिप जो मैनेजमेंट सिस्टम का जो संस्थान है 3 हो गए हैं भारत में। एक तो कहाँ पर है? तमिलनाडु के तंजावुर में, एक है हरियाणा के सोनीपत में और है बिहार के वैशाली के हाजीपुर में।
इतनी चीज आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, HIV टीकाकरण जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 दिसंबर, बी 18 मई, सी है 24 मार्च, डी है 28 जुलाई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सही आंसर है 18 मई। यह दिवस 18 मई को मनाया जाता है, जिसमें एड्स की रोकथाम के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, वैक्सीनेशन अनुसंधान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। इस दिन की घोषणा 1997 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा की गई थी। यह दिन वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयंसेवकों के योगदान को समर्पित है। HIV वैक्सीन पर HIV वैक्सीन नियंत्रण कार्यक्रम के अध्ययन अभी चल रहे हैं। HIV टीकाकरण जागरूकता अभियान अभी चल रहा है। 18 मई को HIV टीकाकरण जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई, विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 मई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत द्वारा 11 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई, विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 17 मई, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 21 मई, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व कछुआ दिवस 23 मई, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस 29 मई, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस थे जो मई माह में मनाए जाते हैं और महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमन क्राइटेरिया वैक्सीन अरेंजमेंट के तकनीकी निकाय कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ए जापान, बी भारत, सी अमेरिका, डी फ्रांस। महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करें। इसका सही आंसर है भारत। भारत को हाल ही में CCR अर्थात कॉमन क्राइटेरिया वैक्सीन अरेंजमेंट कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है भारत को, और इनका कार्यकाल होगा अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक। और टोक्यो में आयोजित एक बैठक में इसका घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय IT सुरक्षा मानक अर्थात ISO सर्टिफिकेट से संबंधित समझौता है ये। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निदेशक ने इसमें भारत के रूप में प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था, और वैश्विक साइबर सुरक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है यह उपलब्धि। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए पटना, बी भुवनेश्वर, सी रांची, डी कोलकाता। सही आंसर है भुवनेश्वर। हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का जो आयोजन है भुवनेश्वर में किया गया। यह सम्मेलन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किया था हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, और इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि क्षेत्र का समग्र विकास, किसानों की आय को बढ़ाना। इसमें मुख्य रूप से है बागवानी और दलहन तिलहन मिशन को विस्तारित करना है। कुछ महत्वपूर्ण में आयोजन देख लेते हैं। जैसे अभी कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन भुवनेश्वर में आयोजित हुआ, उसी प्रकार विधि और न्याय मंत्रालय ने अपने गांधीनगर में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 24 अप्रैल को लखनऊ में आयोजित किया गया था, जिसमें 6 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश ने भाग लिया था। भारत सरकार के पावर सेक्टर इनिवेटिव के तहत भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसी प्रकार ब्रिक्स के CCV समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, और इसी प्रकार ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत अफ्रीका फोरम समिट 4th का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विंग्स इंडिया 2026 समिट का आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर आयोजित किया गया। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में इटालियन ओपन 2026
पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ए कैस्पर रूड, बी जनिक सिन्नर, सी नोवाक जोकोविच, डी कार्लोस अल्कराज। सही आंसर है जनिक सिन्नर। जनिक सिन्नर ने इटालियन ओपन 2026 पुरुष का खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल में कैस्पर रूड को हराया और कितने पॉइंट से हराया? तो 6-4 6-4 से हराया है। यह जीत रोम में आयोजित इटालियन ओपन में दर्ज की गई। कहाँ आयोजित किया गया था? रोम में इटालियन ओपन होता है। 1976 के बाद यह खिताब जीतने वाले पहले इटालियन पुरुष हैं। जिसके साथ उन्होंने अपना कैरियर गोल्डन मास्टर्स भी पूरा किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का जो खिताब है स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब कजाकिस्तान की एलेना रैबानिका ने एरिना सबालेंका को हराकर जीता। इंडियन वेल्स मास्टर्स पुरुष का खिताब इटली के जैनिक सिनर ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता। इंडियन वेल्स मास्टर महिला एकल का खिताब एरिना सबालेंका ने एलेना रायबानिका को हराकर जीता। वहीं मियानी ओपन का खिताब इटली के जैनिक सियर ने जीरी लेहका को हराकर जीता। वहीं पर मियानी ओपन महिला एकल का खिताब एरिना सबालेंका ने कोको गफ को हराकर मियानी ओपन जीता। वहीं पर मोंटे कार्लो मास्टर 2026 का खिताब इटली के जैनिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज को हराकर जीता। मैड्रिड ओपन का खिताब पुरुष एकल में जीता है इटली के ही जैनिक सिनर ने। वहीं पुरुष एकल का खिताब इटालियन ओपन भी इटली के जैनिक सिनर ने जीता है। तो इतने सारे खिताब जीते हैं, याद रखिएगा, इनके नाम याद रखिएगा। ये टेनिस से संबंधित किताब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ए जेनेवा स्विट्जरलैंड, बी पेरिस फ्रांस, सी न्यूयॉर्क अमेरिका, डी नैरोबी केन्या। सही आंसर है न्यूयॉर्क अमेरिका। UNFF 21 का आयोजन 11 से 15 मई न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। यह सत्र यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही आयोजित किया गया। और UNFF का जो मुख्य उद्देश्य है वनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है 2030 तक वनों की आवरण हानि को रोकने और उलटने पर विशेष चर्चा की गई। इसमें पेड़ों को बढ़ावा, जंगलों के रखरखाव पर ध्यान दिया जाता है। ये UNFF यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग के अंतर्गत कार्य करता है। अगर बात करें UNFF की स्थापना की तो ये 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा की गई थी। वर्तमान सचिवालय के निदेशक है जूलियट बियानो कोडेनुकपू, इसके वर्तमान निदेशक हैं। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF का संस्करण 21वां न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 में कहाँ आयोजित की जाएगी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए न्यूयॉर्क, बी अटलांटा, सी वाशिंगटन DC, डी मियानी। तो इसका सही आंसर है अटलांटिका। अटलांटा में 30 से 31 अक्टूबर 2026 को G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के अध्यक्ष यूनाइटेड स्टेट रहेंगे, जिसकी घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के द्वारा की गई। चलिए आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।